तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्कशन चैप्टर 2 क्लास 12th एनसीईआरटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहला वीडियो आप देख चुके हैं। पहले वीडियो में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, उनमें से 2 प्रोसेसेस हमने डिस्कस किए थे। पहला गैमेटोजेनेसिस, किस तरह से गैमेट फॉर्म होता है, और दूसरा गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस में आपने मेल गैमेटोफाइट बनाना सीखा और फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है ये सीखा। तो पहली चीज़ तो ये सीखी। उसके बाद पॉलिनेशन, गैमेट ट्रांसफर की बात करी, डिफरेंट एजेंसीज क्या है और किस तरह से पॉलिनेशन होता है। अब हम ये कह रहे हैं कि पॉलिनेशन के बाद में गैमेट ट्रांसफर हो गया। अब जो सबसे क्रिटिकल इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो होगा दैट वुड बी फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद में देयर वुड बी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर नजर डालेंगे, और एंड में हम एक एपोमिक्सिस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि बच्चों का बहुत स्ट्रॉन्ग ये टॉपिक नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्टिलाइजेशन। तो आप सब जानते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सो डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ही प्रिय टॉपिक है, आप सबको आता है। आप जानते हैं व्हाट इज सिनगेमी, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, किस तरह से पोलन ट्यूब एंटर करती है, क्या रोल है सिनर्जिड्स का, क्या रोल है फिलीफॉर्म एपरेटस का, और एक मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है एग सेल को, एक करता है डिफिनेटिव न्यूक्लियस को, और एक से बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉइड है, और एक से बनता है जाइगोट जो कि डिप्लॉइड है। कौन सा किससे बनता है ये आपको आता है। सो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। सो दो चीजें हमने कहा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जाइगोट। तो यहां पर अब एक चीज देखिए कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये डेवलप करके ऑब्वियसली बाद में एंडोस्पर्म बनाएगा। और एंडोस्पर्म में आप जानते हैं कि एंडोस्पर्म की जो फॉर्मेशन है वो एम्ब्रियो से पहले होती है। सो एम्ब्रायोजेनेसिस से पहले एंडोस्पर्म फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। एनसीईआरटी आपसे पूछ रही है इसकी वजह क्या है, और इसकी वजह आपको एंडोस्पर्म के फंक्शन में मिलेगी। न्यूट्रिटिव फंक्शन है। सो आप चाहते हैं कि जब एम्ब्रियो डेवलप हो तो पहले से ही क्या प्रेजेंट हो, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और क्वेश्चन यहां पर आपको देखना होगा कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में क्या डिफरेंस है एंडोस्पर्म की प्लॉइडी में और टाइमिंग ऑफ फॉर्मेशन में, और जिम्नोस्पर्म में कोई जो जनरल ट्रेंड है उसका एक्सेप्शन भी है क्या। सो ये 2 क्वेश्चंस मैंने और आपके सामने रखे जिनका आंसर आपको ढूंढना है, और आप, मुझे उम्मीद है आपको आता ही होगा। सो एंडोस्पर्म में फिर आप जानते हैं शुरू में इट मे बी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड देन देयर वुड बी सेलुलर डिवीजन। वॉल फॉर्मेशन कब होती है कब नहीं होती, आपको क्लास 11 से कोकोनट ध्यान आ रहा होगा कि कोकोनट वाटर क्या होता है, और बेसिकली जो उसका जो एडिबल वाइट कलर का जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं। सो उस जगह से आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। वो क्वेश्चन भी आपको समझ में आना चाहिए। और डबल फर्टिलाइजेशन का जो दूसरा प्रोडक्ट था उसको हमने कहा जाइगोट, और जाइगोट से हमने क्या कहा, क्या बनेगा, एम्ब्रायो। सो ये जाइगोट जो है डिवाइड करके क्या बनाएगा, एम्ब्रायो बनाएगा। ये आप देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स में भी, आप इसके अगले चैप्टर में भी ये देखेंगे कि एक जाइगोट होगा बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और उससे एम्ब्रियो बनेगा। सो उम्मीद है ये जो बेसिक प्रोसेसेस हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स में एक जैसे हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से एनसीईआरटी इस चीज को अप्रोच कर रही है। अब आपको याद होगा, तो अगर आप याद करें इंटेगुमेंट्स भी थे ओव्यूल में। सो आपको ध्यान है मैंने एनाट्रोपस आपको ओव्यूल का एक फंक्शनल डायग्राम, एक पिक्टोरियल डायग्राम पिछले वीडियो में कराया था, तो उसमें इंटेगुमेंट्स थे। मैंने आपसे कहा था पता करिए कि यूनिटेगमिक किसे कहते हैं और बाइटेगमिक किसे कहते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो ये जो इंटेगुमेंट्स हैं ये बनाते हैं सीड कोट। सो ये क्या बनाएंगे, सीड कोट। तो सीड का जो कोट है वो इंटेगुमेंट्स बनाएंगे, और जो ओवरी की वॉल है that will actually form what is called as a fruit. सो ओवरी की जो वॉल है वो क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रूट जो है वो असेंशियली एक मैच्योर्ड ओवरी है। सो हमने ये कहा कि फ्रूट इज एक्चुअली मैच्योर्ड ओवरी।
सो अगर आप स्ट्रिक्टली पूछें कि फ्रूट एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करेंगे तो आप इस तरह से फ्रूट को डिफाइन करेंगे। तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, अब मैं आपकी एनसीईआरटी फिर आपके सामने रखता हूँ। इधर देखिए, यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन में। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड देन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, देन द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म, वाइट कर्नल किसका बना है, कोकोनट वाटर किसका है, कहाँ पर कंज्यूम हो जाता है, कहाँ पर परसिस्ट करता है। उसके बाद में जब हमने इसको देख लिया, देन यू विल लुक एट द जाइगोट, और जाइगोट से फिर क्या होगा, एम्ब्रायो बनेगा। और देखिए ये मैं थोड़ा तेजी से यहाँ पर करा रहा हूँ, इधर देखिए ध्यान से, ये देखिए ये डायग्राम आपने बहुत अच्छे से किया है और आप देख रहे हैं डाइकॉट्स में 2 कॉटिलिडन्स हैं। आप देखिए ग्लोबुलर, उसके बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और फिर टॉर्पीडो। सो हमने क्या कहा है, आपको सीक्वेंस याद रखनी है। जाइगोट में डिवीजन देखिए, कितना बड़ा एक बेसल सेल है, सस्पेंसर है, ये एम्ब्रियो पहले हार्ट शेप्ड है, फिर हमने क्या कहा बेसिकली ग्लोबुलर है, फिर हमने क्या कहा ये हार्ट शेप्ड है और ये टॉर्पीडो है। और आपको ये डायग्राम बहुत अच्छी तरह से आता है। प्लीम्यूल ध्यान दीजिए, रेडिकल ध्यान दीजिए, दोनों कॉटिलिडन्स हाइपोकोटाइल। और कंट्रास्ट कीजिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली इज स्क्यूटेलम। इतनी बार आपने इस क्वेश्चन को किया होगा, आपको बहुत अच्छी तरह से आता है कि स्क्यूटेलम कहते किसे हैं। मोनोकॉट के सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है, व्हाट इज कोलियोप्टाइल, व्हाट इज कोलियोराइजा, दिस इज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड यू दैट दिस स्क्यूटेलम हैज बीन वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एंट्रेंस एग्जाम्स, बहुत कॉमनली पूछा हुआ है। और देखिए फिर अब हम जो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ये कह रहा था कि इंट्रोड्यूस करने के बाद में और थोड़ा डिस्कस करेंगे, वो इस सीड के ऊपर करेंगे। तो ये सीड आप जानते हैं, फिर एक्स एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस, एल्बुमिनस, ये पेरिस्पर्म, दिस इज ऑल यू नो, यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज अ पेरिकार्प, किस तरह से वॉल डेवलप होती है, ये सारी चीजें आपको पता है। ट्रू रूट, फॉल्स रूट किसे कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स किसे कहते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट यू मस्ट नो इज बिटवीन पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी। सो ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और इसके बाद में देखिए, जब हम शुरू से कह रहे थे कि इवोल्यूशन में किस तरह से सीड जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, आप याद कीजिए हिट्रोस्पोरी शुरू हुई कुछ टेरिडोफाइट्स में, और टेरिडोफाइट से हिट्रोस्पोरी से इवॉल्व हुई सीड हैबिट, और फिर उस सीड ने कितना बड़ा एडवांटेज दिया प्लांट्स को, और मोर ओवर हमें कितना बड़ा एडवांटेज दिया एग्रीकल्चर में। तो सीड हमारी एग्रीकल्चर का बेसिस है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि जो सीड फॉर्मेशन है, देखिए बड़े ध्यान से, इसकी मैं एक एक लाइन आपको समझाता हूं, जनरली अलग अलग करके सीखिएगा। सीड ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू द एंजियोस्पर्म्स। सो सेवरल एडवांटेजेस, नाउ लेट अस लुक एट एवरी वन ऑफ देम। पहला ये है, क्योंकि देखिए फिर वही कंसेप्ट जो मैं आपको बार बार कह रहा था, आपकी एनसीईआरटी कह रही है, क्योंकि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेंट है वाटर के, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। पॉइंट नंबर 1। सो एडवांटेजेस क्या क्या हैं, आपकी एनसीईआरटी आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला, सीड फॉर्मेशन ज़्यादा डिपेंडेबल है, ज़्यादा एश्योर्ड है। उसकी वजह है, हमने ये कहा कि जो फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन, गैमेट ट्रांसफर एंड फर्टिलाइजेशन, बोथ वेरी क्रिटिकल प्रोसेसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। दूसरी चीज देखिए, एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल, सीड की वजह से डिस्पर्स और प्रोपेगेट होती है स्पीसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इधर देखिए, हार्ड सीड कोट प्रोटेक्शन, और उसके बाद में क्योंकि सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली देयर वुड बी वेरिएशन। तो मैंने 4 बड़े इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस आपको बताए। पहला, डिपेंडेबल ज़्यादा है। दूसरा, मैंने आपसे कहा डिस्पर्सल की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज डेवलप हो सकती हैं सीड में। तीसरा, मैंने आपसे कहा कि प्रोटेक्शन है यंग एम्ब्रियो के, क्योंकि सीड कोट हार्ड हो सकता है। और चौथा, जो हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा। तो इतना देखने के बाद में, जैसा मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड पर हम एपोमिक्सिस के बारे में बात करेंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस अ लिटिल बिट अबाउट एपोमिक्सिस।
एक और चीज याद रखिएगा, फ्रूट के बारे में बहुत सारी चीजें थोड़ा सा आपको और आनी चाहिए। देखिए टाइप ऑफ फ्रूट में भी देखिएगा, सिंपल फ्रूट क्या है, एग्रीगेट फ्रूट क्या है, मल्टीपल फ्रूट क्या है, और इसी तरह से ट्रू किसे कहते हैं, फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं। इस तरह की जो टर्म्स हैं, थोड़ा सा फ्रूट से हमने देखा है कि कई बारी क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से बाहर आ जाता है। तो मैंने जैसा कहा आपको, सिंपल फ्रूट मुझे पता होना चाहिए, एग्रीगेट फ्रूट मुझे पता होना चाहिए, मुझे मल्टीपल फ्रूट के बारे में पता होना चाहिए, एसेसरी फ्रूट के बारे में पता होना चाहिए। ये जो मैं टर्म्स ले रहा हूं, और कुछ कॉमन फ्रूट्स का ये याद कीजिए कि क्या एडिबल पार्ट है, और ड्रूप के बारे में खास तौर पे किस तरह का फ्रूट है और उसका क्या एडिबल पार्ट है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दोनों एग्जाम्पल दिए हुए हैं ड्रूप के, एक मैंगो भी और कोकोनट भी, तो इसीलिए ये तो आपको थोड़ा डिटेल में आना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कॉमन फ्रूट्स के एडिबल पार्ट्स अगर आपको आते हैं तो इट विल बी गुड इफ यू रिमेंबर देम। सो जैसा मैंने आपसे कहा कि अब हम थोड़ा सा बात करेंगे एपोमिक्सिस के बारे में। तो देखिए, मैं एपोमिक्सिस को कई तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। एक मैं कह रहा हूं कि अगर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया द नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैं एक तरह से बात कर रहा हूं। और देखिए, मैं इस डेफिनेशन में मियोसिस इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। सो यहां पर मैंने शब्द इस्तेमाल किया, दिस हैज टू बी विदाउट मियोसिस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू रिप्लेस द नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स मतलब हम कोई भी मेंशन किसकी नहीं कर रहे हैं, मियोसिस की। और यहां पर अब हम शब्द लिख लेते हैं कि दिस हैज टू हैपन विदाउट फर्टिलाइजेशन। दूसरा तरीका इस तरह से कह सकते हैं कि सीड बनते हैं, और सीड में क्या होगा, एम्ब्रियो होगा, और एम्ब्रियो जो है नॉट अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, नॉट अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो ये एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट नहीं है। इस तरह से भी एपोमिक्सिस को डिफाइन किया जा सकता है। इसके अलावा आपसे एक छोटी बात ये भी कह सकते हैं कि यू प्रोड्यूस सीड, आप कह सकते हैं बड़े सिंपल तरीके से, प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि किसी भी तरह अगर आप देखें तो ये ब्रॉडली हमने ये कहा कि दिस वुड बी एपोमिक्सिस। यहां पर जो ऑफस्प्रिंग होंगे दे विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट, दे विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि और जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं, अगर आप इस डेफिनेशन को बड़े ध्यान से समझिए तो उन्हें एपोमिक्सिस में क्यों नहीं रखा जाता, व्हाई दे आर नॉट इंक्लूडेड इन एपोमिक्सिस। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो पहली चीज हमें यह समझ में आ गई कि हाउ डू यू डिफाइन एपोमिक्सिस। देखिए, जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें एपोमिक्सिस टर्म और ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड तरीके से यूज की जाती है। हम यूज करते हैं एगैमोस्पर्मी। सो एक टर्म याद रखिएगा, एगैमोस्पर्मी। सो जो एगैमोस्पर्मी है दैट इज द टर्म दैट इज यूज्ड इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हायर फ्लावरिंग प्लांट्स में इसे कहते हैं। दैट मीन्स अगर आप क्या कर रहे हैं कि किसी भी प्लांट का क्लोनल प्रोपेगेशन कर रहे हैं और उसमें सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सो उसे आप क्या कहते हैं, एगैमोस्पर्मी। सो आई विल राइट इट हियर, क्लोनल propagation through seeds. This would be एगैमोस्पर्मी। तो देखिए, मैंने आपके सामने डेफिनेशन रख दी है एपोमिक्सिस की। किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकता है और इस टर्म को जरूर याद रखिएगा कि एगैमोस्पर्मी किसे कहते हैं। अब इसका एक सिंपल क्लासिफिकेशन देखते हैं। सो सिंपल क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देखिए, बड़े धीरे धीरे मैं समझाता हूं आपको, 1 मिनट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा बस आप सोचिएगा, आप केवल नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ध्यान रखिए कि एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, किस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है, वो चीज़ याद रखिए। सो पहला जो एक तरीका हम बता रहे हैं दैट इज नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो इसको हमने क्या कहा, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। सो जो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस है, इसमें जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होता है। सो पहली चीज तो हमने ये कहा कि मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस, उसमें मियोसिस हुआ। और हमने ये कहा कि मेगा गैमेटोफाइट बनता है,
मेगा गैमेटोफाइट बनता है जो हैप्लॉइड है, जो हैप्लॉइड है। जैसा मैंने आपसे कहा कि आप अपनी पुरानी जो नॉलेज है उसको यहाँ पर यूज़ कीजिए। मुझे उम्मीद है अब आपको सारे टर्म्स पता है। तो हम बात कर रहे हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस की। हमने कहा मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड है इसमें मियोसिस हुआ जैसे होता है और मेगा गैमेटोफाइट बना। अब मेगा गैमेटोफाइट में देखिए, अगर मान लीजिए एम्ब्रियो बना से फॉर एग्जांपल फ्रॉम एग सेल से बना, देखिए बिना फर्टिलाइजेशन से एग सेल से बन रहा है तो हैप्लॉइड बनेगा। तो इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। सो इस टर्म को हम कहते हैं हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। मेगा गैमेटोफाइट याद कीजिए, उसमें एग सेल होगा हैप्लॉइड और बाकी कुछ और सेल भी होंगे जो हैप्लॉइड है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो एम्ब्रियो बना है ये एग सेल से बना है और बिना फर्टिलाइजेशन के, इसे आपने क्या कहा, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। दूसरा टर्म देखिए, इस मेगा गैमेटोफाइट में एग सेल के अलावा और भी हैप्लॉइड सेल्स होंगे, तो उनसे अगर बना तो उसे आप कहेंगे हैप्लॉइड एपोगैमी। सो ये भी टर्म आपको समझ में आ गई कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैप्लॉइड एपोगैमी। तो मेगा गैमेटोफाइट में एग सेल के अलावा जो हैप्लॉइड सेल है उसको आपने क्या कहा कि ये बेसिकली क्या बन गया है, हैप्लॉइड एपोगैमी। आई होप दीज टू टर्म्स आर नाउ एब्सोल्युटली क्लियर, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस एंड हैप्लॉइड एपोगैमी। अब देखिए मैं इसको नॉन रिकरेंट क्यों कह रहा हूं, नॉन रिकरेंट क्यों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगली जनरेशन में नहीं चल सकता। ये जो अगले जो आपने जो ऑफस्प्रिंग बनाए हैं ये हैप्लॉइड है, उनमें ये काम कैसे होगा, सो इसका मतलब दिस इज नॉट रिकरेंट। So that is why they are called as non-recurrent apomixis. I hope now this makes sense. इसी तरह से अब आप समझ सकते हैं कि कुछ चीज क्या बनेगी, रिकरेंट एपोमिक्सिस बनेगी। तो रिकरेंट एपोमिक्सिस में देखिए कैसे होगा। तो दूसरा जो हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन इज अ वेरी वेरी यूजफुल एंड सिंपल क्लासिफिकेशन। तो अगर हम रिकरेंट उसकी बात करें तो इसे गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस भी कहते हैं। सो इसमें क्या होता है, तो अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस, दूसरी तरह की बात कर रहे हैं, इसको आप गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस भी कह सकते हैं। और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। तो यहां पर जो मेगास्पोर मदर सेल है जो डिप्लॉयड है उसमें मियोसिस इज नॉट कंप्लीटेड। नाउ दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल, मियोसिस कंप्लीट नहीं होता। तो इसका मतलब जो मेगा गैमेटोफाइट बना है उसमें डिप्लॉयड है सेल्स। So this is a diploid type of cells containing mega gametophyte, and then you can understand the development of the embryo from this diploid structure. Without fertilization it will be an apomixis, and this would be basically gametophytic apomixis. यहाँ पर meiosis complete नहीं हुआ है and this can be recurrent. ये रिकरेंट है क्योंकि अब की बार जो सेल बन रहा है उसमें ये कहानी दोबारा हो सकती है। तो इसको आप क्या कहते हैं, रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं या गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस कहते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा ये है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, इसको एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी कहते हैं। सो देखिए इसको हमने क्या कहा, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, और इसको हम स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस भी कह सकते हैं, और इसको हम एक इसका पार्ट है इसी में आएगा न्यूसेलर एम्ब्रियोनी भी कह सकते हैं। ये टर्म आपने बहुत देखी होगी, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो इस पर पूछा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेगा गैमेटोफाइट हो सकता है लेकिन एम्ब्रियो उससे डेवलप नहीं हो सकता। सो देयर मे बी द प्रेजेंस ऑफ द मेगा गैमेटोफाइट बट प्लीज अंडरस्टैंड द एम्ब्रियो डज नॉट डेवलप फ्रॉम इट। तो वो किसी और चीज से बन जाता है। सो जो ओव्यूल में और जो सेल्स हैं उनसे बन सकता है, जैसे न्यूसेलस से बनेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनी, न्यूसेलर एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। बहुत ध्यान से समझिए कि मेगा गैमेटोफाइट हो सकता है लेकिन एम्ब्रियो डेवलपमेंट उससे नहीं होगा और इन किसी डिप्लॉयड सेल से होगा। और ये क्योंकि ये सेल जो है स्पोरोफाइट के पार्ट है जो पेरेंट प्लांट है, तो इसीलिए आपने इसको क्या कह दिया, स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस कह दिया। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको बिल्कुल
बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और ये एम्ब्रियो एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो वो शब्द आ जाएगा न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी, ये शब्द आ जाएगा। मैंगो, सिट्रस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन इन मेडिकल एंट्रेंसेज, इन नीट एंट्रेंस एग्जाम। इसके अलावा एक और है, इसे हम वेजिटेटिव एपोमिक्सिस कहते हैं। सो जो फोर्थ पार्ट है इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। वेजिटेटिव एपोमिक्सिस में जैसे फॉर एग्जांपल फ्लावर, नाउ फ्लावर गेट्स रिप्लेस्ड बाय, अगावे की अगर हम बात करें, ये जो प्लांट आपने पढ़ा है इसमें इट इज रिप्लेस्ड बाय बल्बिल। सो देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लावर एंड the basically what happens, the germination occurs when it is still attached to the parent plant. So most commonly that happens. This is what is called as vegetative apomixis. So इसका मतलब जो फ्लावर है वो रिप्लेस हो रहा है किसी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल से। जैसे बड़ा फेमस एग्जांपल मैंने आपको बताया बल्बिल। सो ये जो चार तरीके हैं, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट एपोमिक्सिस, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी जिसे आपने न्यूसेलर एम्ब्रियोनी या स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस भी कहा, और वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। ये अब मुझे उम्मीद है आपको एक बेसिक चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी लास्ट पैराग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताती है, देखिए बड़े ध्यान से। मान लीजिए आप कोई हाइब्रिड क्रिएट कर रहे हैं। सो अगर आप मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्रॉप को इंप्रूव कर रहे हैं, और आपने मान लीजिए दो डिफरेंट पेरेंट प्लांट्स को आपने हाइब्रिडाइज किया, मान लीजिए ए और बी को हाइब्रिडाइज किया और बीच में हाइब्रिड बना, तो ये हाइब्रिड हो सकता है कि बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा हो ए और बी से, दोनों से। इस चीज को आपने काफी बार एक्सप्लेन किया है। जैसे मान लीजिए हो सकता है हेटेरोजाइगोसिटी की वजह से अगर इसमें वाइगर भी है, हाइब्रिड वाइगर भी है। हाइब्रिड वाइगर तब कहते हैं जब प्रोजेनी जो है वो दोनों पेरेंट से बेटर है। और हेटेरोसिस शब्द आपने पढ़ा होगा, हेटेरोजाइगोट एडवांटेज पढ़ा होगा। तो आपने इस तरह से क्या बनाए हैं, हाइब्रिड बनाए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने इनको अगली जनरेशन में से फॉर एग्जांपल सीड वगैरह आपने फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसे आपने कहा कि आप ग्रो करिए और इसमें नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी दी, तो आप जानते हैं फिर मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो मियोसिस में फिर सेग्रीगेशन होता है, और जो कैरेक्टर्स आपने इकट्ठे किए थे वो कैरेक्टर्स हट सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स में, बहुत सारे प्रोजेनी में। और ये जो एडवांटेज आपको मिल रहा था कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, वो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी बहुत सारे प्रोजेनी में, और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि हाइब्रिड जो सीड्स हैं इनका प्रोडक्शन आसान नहीं है। इनको आप ऐसा नहीं है बार बार बना सकते हैं। इट इज कॉस्टली अफेयर, इसमें पैसा बहुत लगता है। तो बहुत ध्यान से मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। तो क्या करें इस टाइम पर, अगर हम इन हाइब्रिड्स को एपोमिक्ट बना दें तब वो सेग्रीगेशन का खतरा खत्म हो जाएगा। And this is a very very important endeavor of the crop scientist. They want to make these type of hybrids into apomixes. अगर किसी तरह से उनमें apomixis induce कर दी जाए, then you can understand। अब आप apomixis जानते हैं कि ये जो segregation का जो खतरा था characters का, ये नहीं होगा, and that would be a very very big plus in the crop improvement programs. So this is what your NCERT says finally in this chapter. So जैसा मैंने आपसे कहा, 3 क्वेश्चन करीब करीब तय हैं, 4 भी हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको आता भी बहुत ज़्यादा है, और मैंने आपका ध्यान बहुत ज़्यादा उन क्वेश्चंस की तरफ लाने की कोशिश की है जो कि एंट्रेंस में आ सकते हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी हमने यहाँ पर अपने आप को क्लियर किया है। अब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए एंड यू विल बी नाउ एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड टू फेस द नीट। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।